नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। उड़द की उन्नत बुआई तकनीक। जामुन की बागवानी से किसान होंगे मालामाल। प्रदेश के किसान कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली उड़द की खेती इस समय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पर करना होगा। तो आप कैसे करें उड़द की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेराची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। उड़द भी इस समय लगने वाली मुख्य फसल में आता है, खरीफ के मौसम में लगती है। उड़द की फसल लगभग 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसमें मुख्य किस्में हैं बिरसा उड़द 1, बिरसा उड़द 2, WBU 109। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले कानपुर से विकसित हुई है एक IPU 2-43 और इसके अलावा एक और किस्में हैं अपेक्षाकृत पुरानी है पंथ U31, पंथ U31। तो ये सभी किस्में हैं जो बिहार झारखंड के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर हम इन बीजों को लगाते हैं तो किसान भाई अधिक से अधिक अपना उत्पादन ले सकते हैं उड़द और मूंग जैसे दलहनी फसल से जो इस समय लगता है। उड़द के बीजों को लगाने के लिए हम अनुशंसा करते हैं 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से। तो और इसको भी हम पंक्तियों में लगाने के लिए किसान भाइयों को बोलते हैं, जिसमें कि पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। बुआई के पूर्व बीजों को कवकनाशी से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। इस उड़द के बीज में भी हम बीज उपचार का जरूरत पड़ता है। उड़द के लिए भी राइजोबियम आता है जो कि हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, जिसको हम 4 ग्राम प्रति किलो की दर से अच्छी तरह से बीजों को मिला के छाया में सुखा के उसको लगाना चाहिए, ताकि इसमें जो जड़ में गांठ बनती है उसका विकास अच्छी हो और ये वायुमंडल में जो नेत्रजन है उसको वो ले सके अपने नेत्रजन की आपूर्ति के लिए। तो चूँकि इसमें राइजोबियम हम से बीज उपचारित करते हैं, इसलिए इसमें नेत्रजन के लिए हमको यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती है। रासायनिक खाद के लिए रूप में हम DAP और पोटास देके इसको सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुंड 30 सेंटीमीटर का हम खोलते हैं। 30 सेंटीमीटर कुंड में हम सबसे पहले कि इसमें रासायनिक खाद डालेंगे। रासायनिक खाद के लिए मुख्यतः DAP और पोटास अनुशंसा की गई है। इसके अलावा आप सल्फर भी दे सकते हैं, क्योंकि यह दलहनी फसल है और इसमें फली बनता है। तो अगर सल्फर की मात्रा आप डालेंगे खेतों में, अगर कम है खेतों में, तो सल्फर की मात्रा डाल के इनकी फली को पुष्ट बना सकते हैं। तो सल्फर अगर खेतों में चाहिए तो उसमें वो हम SSP के माध्यम से दे सकते हैं।
जब हम कुंडों में रासायनिक खाद डालते हैं, उसके उपरांत उपचारित बीज को डालते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से कुंडों को ढक देते हैं। रही बात बाकी लगाने की विधि और भूमि का चुनाव, ये सभी मूंग की फसल जैसे ही होगी। इसमें भी मुख्यतः टाण की ज़मीन का हम लोग चुनाव करते हैं। 2 बार देसी हल से जोतकर खेतों को अच्छी तरह से समतल करा देते हैं, पटा लगाकर। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें और इसको भी क्यारियों में लगाती हैं, जिसके की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके अलावा जब इसमें भी निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, जो कि पहला 20 से 25 दिनों में करना चाहिए और दूसरा 40 से 45 दिनों में। तो इस तरह का 2 बार निकाई गुड़ाई करने से इसमें घास में खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। उसके 1-2 दिन बाद उसमें हम 1-2 सिंचाई दे देते हैं, ताकि उसमें अंकुरन अच्छी तरह से हो जाए। अंकुरन होने के लगभग 15 से 20 दिन में 1-2 बार हम निकाई गुड़ाई जरूर कर लेते हैं, ताकि जो भी घास पतवार या खरपतवार खेतों में आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएं। और इस तरह से हम इनको नियंत्रण करके इस समय हम खेतों में अपने उड़द को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जामुन के फल खाने के लिए और इसके बीज औषधीय बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जामुन से तैयार की गई दवाइयां डायबिटीज और बढ़ते खून के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। इस वजह से बाजार में इसके फलों का अच्छा भाव मिल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप जामुन के नए बाग लगाने जा रहे हैं तो पौधरोपण के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RK जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामुन जो है, ये इसको हम जो है ड्राई लैंड फ्रूट भी कहते हैं। और ड्राई लैंड फ्रूट का मतलब होता है सूखा वाले क्षेत्र में भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप मन में ठान रहे हैं कि कुछ न कुछ पौधा हम जामुन का ज़रूर लगाएं, तो ये समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस समय अब मानसून आ चुकी है। आने वाले समय में हमको समय मिलेगा तो हम जो है जामुन का पौधरोपण कर सकते हैं। रहा सवाल किस्में की, तो इसमें बहुत ज़्यादा देश में हमारे पास किस्में नहीं हैं। हम चयन के माध्यम से इन किस्मों को लेके आए हैं। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्म राजा जामुन है, जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैगनी होता है, जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG 45 और CISHG 37 है। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं जामुन के पौधरोपण तकनीक के बारे में। तो जामुन के लिए जो जलवायु है, सामान्यतः हम यह देखते हैं
कि जामुन जो है वो लगभग सभी प्रकार के जलवायु और मिट्टी में हो जाता है, लेकिन अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि जो हमारी ज़मीन में कम से कम 1 मीटर गहराई होनी चाहिए। और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भूमि का पीएच मान जो है लगभग जो है 7 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। जमीन की या भूमि में जीवांश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है यह हमारे जामुन के बढ़वार के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमको पौधरोपण करना है कि जो हमने गड्ढे गर्मी में तैयार कर लिए हैं या तैयार नहीं कर पाए हैं, दोनों परिस्थिति है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए, कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। जामुन के पौधे सामान्यतः अभी कलमी पौधे हमको नहीं प्राप्त हो रहे हैं उतना ज़्यादा, लेकिन जो है बीजू पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा हमको मिल जाते हैं। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि हमको पौध का चयन जरूर कर लें। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें, क्योंकि हम जब आगे इसको ऐसे पौधे का रोपण करेंगे तो वो जगह हमारी खाली रह जाएगी। तो पहले ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये है कि कम से कम हम नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं तो 1 हफ्ते तक हमको अपने घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ का तापमान और वातावरण और हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो तापमान और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यदि हम 7 दिन तक उसको अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद जो पौधा हमारे स्वस्थ होते हैं उस पौधे को हम रोपण के लिए उपयोग करें। जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीथीन को जब हम फाड़ के निकालते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसमें जो पिंडा बना हुआ है वो पिंडा बिखरे ना। और कई बार ये होता है कि हम जब पौधरोपण करते हैं तो वो मिट्टी को फेंक देते हैं और नेक्ड मतलब जो है कि जड़ समेत उसको लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन अलग कर लें और पूरे पौधे को जो है आप पिंडा समेत जितना आपने जो गड्ढे से मिट्टी हटाए हैं उसमें हम बहुत प्रेम पूर्वक इसका पौधरोपण हमको करना चाहिए। और इसके बाद लगाने के बाद जो है पौधे को खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बांस की डंडी लेकर या कोई अन्य आपको शाखा मिल जाता है डंडी के रूप में, और आजकल तो प्लास्टिक की भी डंडी आ गई है, तो आप किसी का भी प्रयोग करके जो है पौधे के पास उसको 6 इंच दूर गड़ाएं और उसको जो है सुतली के सहारे जो है या आपकी जो है कपड़े की धागे के सहारे जो है उसको अच्छे से बांध दें, हल्के बांधें, ज़्यादा कड़ा ना बांधें, ताकि जो है पौधा गिरे नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखें और उसको एक सहारा मिल जाए। और यदि हमारा दिख रहा है मौसम
धूप है तेज है तो प्रारंभिक अवस्था में एक बार हम जो है हजारा से उसमें पानी आवश्यक रूप से डाल दें। दूसरी बात ये है कि इस समय जो है वर्षा ऋतु का समय है तो जल निकास की व्यवस्था आप ज़रूर कर लें। जो हमारी जो उतार या चढ़ाव या आपकी स्लोप जो है उसके हिसाब से ही पौधरोपण करें। अगर इसके पौधे का आप रोपण कर देते हैं तो आने वाले समय के लिए एक अच्छा आपका आमदनी का स्रोत बन सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए मुर्गी पालन एक मुनाफे वाले व्यवसाय साबित हो सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और खासकर देसी मुर्गियों की बात करें तो आजकल इनकी नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जो कि दुकाजी नस्ल है। एक ऐसी ही मुर्गी की नस्ल है झारसीम। तो इसकी क्या विशेषता है और इसको पालने के फायदे क्या क्या हैं, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन का बहुत ही एक अन्योन्य संबंध रहा है। पशुपालन के चाहे क्षेत्र में चाहे मुर्गी पालन हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, लेकिन वो जरूर रखते हैं जिससे कि सालों भर उनकी एक आय आती रहे। इस क्रम में कहें तो अभी के संदर्भ में मुर्गी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। और ब्रॉयलर के कहें या जो लेयर्स हैं अंडे के उत्पादन में कहें या बैकयार्ड पोल्ट्री में, तीनों ही स्तर में हमारा जो फार्मिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ऊपर गया है। तो उसी क्रम में झारखंड में ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है झारसीम। झारसीम ऐसे नाम से भी लगता है, ये दो यहाँ के लोकल नेम में दो का नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर झार और सीम। एक्चुअली झार टर्म जो है वो झारखंड से है और सीम मतलब यहाँ के लोकल जो मुंडारी लैंग्वेज में सीम मतलब मुर्गी को कहा जाता है। इस कारण झारखंड के मुर्गी के नाम पे ऐसे कहें तो झारसीम नाम रखा गया है। पर ये डुअल पर्पस बर्ड के लिए, कहने का मतलब जो किसान भाई अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियों का किस्म अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसमें झारसीम क्या किस्म भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली किस्म है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने देसी मुर्गा और मुर्गी की नई प्रजाति झारसीम विकसित की है। ये मुर्गियां सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में 4 गुना तेजी से विकसित होती हैं और देसी मुर्गियों की तुलना में एक साल में 2.5 गुना से अधिक अंडे देती हैं। इनके अंडे सामान्य देसी मुर्गी के अंडे से लगभग दोगुने वजन के होते हैं। ये एक साल में 120 से 150 तक अंडे देती है, जबकि आमतौर पर देसी मुर्गियां सालाना 60 अंडे देती हैं। किसान भाइयों कहें तो ये जो नस्ल है, ये जो किस्म है, इसको हम लोग कई अलग अलग प्रजाति के संकरण से यहाँ के द्वारा जो हम बात कर रहे थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट के द्वारा विकसित की गई है। इसका जो रंग होता है बिल्कुल गांव के मुर्गियों के जैसा ही मिला जुला कलर होता है, कई मल्टी कलर्स के होते हैं जिसे देखने में ये काफ़ी आकर्षक लगते हैं। और इनका शरीर काफ़ी सुडौल होता है और बहुत एक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये गांव के जो वातावरण है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। साथ साथ इसमें कुछ मुर्गियाँ इसके जो किस्में है उसमें ब्रूडिनेस भी देखा गया है। ये वहाँ से अपने अंडे को सेकर नेचुरली जो हैचिंग होता है ना, ये चूजा भी निकाल लेते हैं। तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ होता है।
झारसी मुर्गी प्रजाति का विकास किसानों की आय में बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से किया गया है। अंडा और मांस दोनों के उत्पादन में यह प्रजाति अब बेहतर परिणाम दे रही है। झारसी मुर्गी ब्रॉयलर और सामान्य देसी मुर्गी की तुलना में ग्रामीण परिवेश में सहजता से ज्यादा दिन जीवित रह सकती है। अनुकूल वातावरण नहीं रहने पर भी इस प्रजाति के मुर्गा मुर्गी अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और इनके आहार के लिए भी अतिरिक्त दाना मिश्रण की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। इनके जो मांस वृद्धि दर भी देखें तो डुअल पर्पस में बाकी जो भारत के अन्य जगहों से विकसित की हुई प्रजातियां हैं उनसे ये कहीं पर भी कम नहीं होते हैं। ये 3 से 4 महीने में इनके जो शरीर वजन है ये 1200 से 1500 ग्राम तक अचीव कर लेते हैं और ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनके इस वजन को प्राप्त करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दाना मिश्रण पर निर्भरता नहीं रहती है। इनका अंडे देने की जो क्षमता है ये शुरुआत होती है करीब 5 से 6 महीने के आसपास में ये अंडा देना शुरुआत कर देती हैं। इनके अंडे का रंग भी जैसे देसी बर्ड का रंग में जो ब्राउन कलर का सेल एग सेल जो ब्राउन कलर का होता है भूरा रंग का उसी तरह का होता है। इसके कारण बाजारों में भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। इनकी इस किस्म के मुर्गियों की अगर अंडा देने की क्षमता की बात करें तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहे हैं। साथ साथ जो मेल होते हैं उनमें भी देखा गया है कि वजन वृद्धि भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों ये झारखंड में तो हम ग्रामीण जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देख ही रहे हैं। इसके आसपास के भी राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम घाटी इन सबों में देखा है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, उड़ीसा में भी इसके डेमोस्ट्रेशन हुए हैं और सब जगह से ये देखा गया है कि इनके जो ग्रामीण परिवेश में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। प्रदेश के किसान कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से सामान्य प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। झारसी मुर्गी के चूजों को आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान देने की जरूरत है कि मुर्गी पालन में बाकी जो प्रबंधन पर हम ध्यान देते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे प्रबंधन पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। विशेष करके हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे इनके चूजे जब आप कहीं से भी परचेज करते हैं ऐसे इनके चूजे आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप जब चूजा ले जाते हैं तो ब्रूडिंग पर विशेष ध्यान रखें तो आपको इसके क्षमता के अनुसार जो शरीर वृद्धि है वो मिलेगी और पक्षियों में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक से अधिक है उसको अब लाभ भी आपको मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भारवरी, जिला समस्तीपुर के कृषक नरेंद्र राय ने। ये गन्ने की फसल में बेधक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र राय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जानते हैं गन्ना जो है ये लंबी अवधि का फसल होता है और करीब 10 से 12 मंथ इस क्रॉप को लगता है मैच्योर होने में। और इस जो अवस्था होता है, विभिन्न अवस्था जो गन्ना का होता है उसमें बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है, करीब 50 से ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है। गन्ना की फसल में अगर बुआई के समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया है तो कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। गन्ने में वैसे तो कई सारे कीट लगते हैं लेकिन इस समय बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। टाप बोरर यानी चोटी बेधक, इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है।
होता है। टॉप बोरर जो होता है वो दोनों अवस्था में आपको मिलता है। क्रॉप के गन्ना के अर्ली स्टेज में भी मिलता है और लेटर स्टेज में, मतलब कि केन फॉर्मेशन के पहले और केन फॉर्मेशन के बाद भी ये शीर्ष छिद्रक का प्रकोप होता है। शीर्ष छिद्रक कीट का 5 ब्रूड होता है और 5 ब्रूड जो है फसल को क्षति पहुंचाते हैं। अभी जो सेकंड ब्रूड चल रहा है, तो इसमें इसका सिम्टम क्या होता है, जब भी आप लीफ पे देखेंगे तो लीफ पे ये जो इंसेक्ट इसका होता है अंडा जो है लीफ पे देता है और वहां से जो पिल्लू जो होता है मिड रिब जो बीच के मध्य सिरा होता है वहां से वो इंटर करके अपर भाग में पहुंच जाता है। तो मिड सिरा से जो मध्य सिरा से इंटर करता है तो वहां पे एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन जाता है और एक रेड रंग का लाइन बन जाता है और वो अपर भाग पे जाके उसको खाता है, जिसके कारण डेड हार्ट बन जाता है और ये बाद में चल के जो है ये बंची टॉप आ जाता है, साइड से ब्रांचिंग होने लगता है। तो इसको भी आप जून तक आप इन्फेस्टेड प्लांट को हटाते रहें और जो अर्थिंग अप का टाइम जो होता है 1 जून में आप मिट्टी चढ़ाते हैं और उसी समय जो है आप कोराजेन जो है या क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल इसका केमिकल नेम है, उसको जो इस्तेमाल करें 375 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसको ड्रेंचिंग कर दें और ड्रेंचिंग करने के बाद आप हल्का इरिगेशन कर दें। ध्यान रखें, इस रसायन का छिड़काव करते समय स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिससे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ जो ट्रासाइड कार्ड जो होता है, ट्राइको कार्ड जो होता है, ट्राइकोगामा जिपोनिकम जो कार्ड होता है, तो उसका जो है इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, ये ट्राइको कार्ड है, हम लोग खुद इसको बनाते हैं और ये बहुत ही कारगर है। इसको 15 दिन के अंतराल पे आप इसको फसल पे 4 से 5 जो है रिलीज करें तो इसको आपात को कमी कर सकते हैं। तो उसके बाद फेरोमेन ट्रैप आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है फेरोमेन ट्रैप आता है, वो मास ट्रैपिंग में बड़ा हेल्प करता है। तो फेरोमेन ट्रैप जो होता है सूट बोरर और टॉप बोरर दोनों के लिए आता है और ये 20 से 25 जो फेरोमेन ट्रैप होता है वो प्रति हेक्टेयर आप खेतों में आप लगाए, जिसके से वो मास ट्रैपिंग करते हैं, इंसेक्ट को वो मास ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने फसल को आप बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।